Hello friends, my name is SN and here I welcome you all to my YouTube channel named SN Ki Pathshala. So guys, today we are going to discuss a very beautiful and informative poem named On Killing a Tree by Giv Patel. On Killing a Tree is one of the best tree poem in English by Giv Patel. Don't worry guys, मैं पूरा वीडियो को इंग्लिश में कंटिन्यू नहीं करने वाला, मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊंगा और वो भी अच्छे से। तो पहले इस वीडियो में हम क्या देखेंगे वो जानते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में इस पोएम की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। तो पहले आपको मैं यह बता दूं कि यह पोएम हो सकता है 2 पार्ट में कंप्लीट हो, क्योंकि ये पोएम छोटी नहीं है और इसमें बहुत कुछ हम लोगों को जानना है। क्योंकि थोड़ा ज्ञान लेने से अच्छा है कि हम अच्छे से समझें, हद से हद क्या, मेरी वीडियोस में आप आधा घंटा का समय देंगे तो आपको एक पोएम पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो पहले पार्ट में हम क्या देखेंगे, तो पहले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद समरी देखेंगे। समरी के बाद क्या मिलेगा हमें, वो समरी जो होगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम समझेंगे उसको। थीम है, थीम को समझेंगे कि किस थीम पर इस पोएम को लिखा गया है। जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल देखेंगे कि टाइटल जो लिखा हुआ है वो जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, और उसके बाद हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे। पार्ट 2 में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के वो करवाऊंगा, और उसमें मैं हिंदी में लाइन बाय लाइन पूरे लाइन का मतलब पूरे पोएम का हर लाइन का समरी और ट्रांसलेशन हिंदी में करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, हमारा पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री जो लिखा गया है गिव पटेल के द्वारा। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जो गिव पटेल नाम है, बहुत सारे लोग इसका प्रोनाउंसिएशन जीव पटेल भी करते हैं, तो इससे आप लोग परेशान न होइएगा, ठीक है। दोनों ही अपने जगह पर करेक्ट है। अब थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्ले को समझने के लिए कि उसके जो राइटर हैं उनके बारे में जानना। तो हम लोग जानते हैं, तो राइटर जो हमारे हैं उनका वो नाम है गिव पटेल, और वो क्या है, एक पोएट है, प्ले राइट है और आर्टिस्ट हैं। वो इन 3 चीज़ों को जानते हैं। साथ में वो क्या है, वो डॉक्टर के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी की भी प्रैक्टिस कर रहे थे वो। उसके बाद इनका जन्म 18 अगस्त को 1940 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। उनका कुछ फेवरेट जो प्रसिद्ध बोल सकते हैं इसको हम लोग, वो प्ले जो हैं या फिर जो वर्क्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो वो आपके स्क्रीन पर सामने ही दिख रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मिररिंग मिरर, जो 1991 में पब्लिश हुआ था, और हाउ डू यू विथस्टैंड बॉडी, वो 1976 में ये हो गया। इसके बाद क्या है कि ये क्या करते थे, तो देखिए फ्रेंड्स, ये सरकाज़म का यूज़ करते थे और आयरनी का अपने पोएम को लिखने के लिए। अब ये सरकाज़म और आयरनी क्या होता है ये हम लोग आगे देखकर समझेंगे। इसमें क्या होता है कि इंसान बोलता कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे मैंने बोला कि तुम सिगरेट पियो, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे लंग्स जो हैं वो ख़राब ही ना होंगे लेकिन तुम अच्छे दिखोगे। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि मत पियो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पियो। सो इसी तरह से हम लोग ऑन किलिंग अ ट्री में भी देखेंगे कि इसका में लिखा गया है कि कैसे हम लोग पेड़ को काटे, वो तरीका को बताया गया, लेकिन है इसका मीनिंग डिफरेंट। तो इस पोएम को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या होगा कि देर करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो फ्रेंड्स, पोएम का जो मैसेज है वो आपके सामने रहा। समरी एंड मैसेज में क्या देखते हैं हम लोग कि ऑन किलिंग अ ट्री इज़ अ सेंसिटिव पोएम बाय गिव पटेल। यह पोएम जो है वो एक सेंसिटिव पोएम है जो गिव पटेल के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट कन्विंस द रीडर्स not to destroy trees and compare it with killing a human being। मतलब कि इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं वो क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं, मनाते हैं रीडर्स को जो पढ़ रहे हैं उनके प्लेस को, कि प्लीज़ कृपया करके आप पेड़ को ना काटें, और बताते हैं कि एक पेड़ को काटने का मतलब हुआ कि आप एक इंसान को काट रहे हैं, उनकी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। थ्रू this poem, the poet wants to create a new awareness in the mind of the people that trees are as much living creature as animals। इस पोएम के माध्यम से पोएट क्या करना चाहते हैं कि एक नए तरह की नई जागरूकता लाना चाहते हैं इंसानों के दिमाग में, कि जो पेड़ हैं वो भी लिविंग क्रिएचर हैं जैसे कि एनिमल्स हैं। The poet has used irony here to show the importance of the tree। यहाँ पर पोएट ने इस पोएम में आयरनी का प्रयोग किया गया है अपने क्या करने के लिए, इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए ट्रीज़ के। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि हम लोग थीम को देखते हैं। थीम क्या होता है, एक थीम ऐसा चीज़ होता है जिस पर हम लोग पोएम के अंदर क्या है, जैसे आपने कोई सब्जी बनाई तो उसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं, तो उस टाइप में एक थीम होती है। तो उस थीम को हम लोग समझ लेते हैं जिस स्ट्रक्चर पर इसको लिखा जाता है पोएम को। देयर आर 2 मेन थीम्स इन दिस पोएम। मैं पहले समझाता हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पर 2 ठो पोएम मैंने थीम दिया है, मैं आपको पहले इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूँ, उसका मैं हिंदी में समझाऊंगा। टू क्रिएट अ न्यू अवेयरनेस इन द माइंड ऑफ द पीपल दैट ट्रीज आर एज मच लिविंग क्रिएचर एज एनिमल्स। पहला तो कि ट्री को जो है हम लोग क्या करेंगे, एनिमल के तरह समझेंगे, क्रिएचर लिविंग समझेंगे। दूसरा है टू रिफ्लेक्ट द अर्जेंसी विथ विच स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू कंजर्व द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द अर्थ रिमेन एन इनहेबिटेबल planet दैट कैन सस्टेन लाइफ। मतलब क्या हुआ कि
अर्थ को हम लोग को बचाना है, एक रिफ्लेक्ट करता है मतलब समझाते हैं, प्रकाश डालते हैं कि हम लोग को इन्वायरमेंट को बचाना जरूरी है ताकि ये फर्दर भविष्य के लिए इंसानों के लिए क्या हो, सस्टेनेबल लाइफ इस पर कंटेन करे और इंसान इस पर रह सके। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं हिंदी में कि सारी बातें कंप्लीट क्लियर हो जाए। ऑन किलिंग अ ट्री पोएम कृषि कार्य, शहर निर्माण और उद्योगों को स्थापित करने के लिए जंगलों तथा वृक्षों को काट देने में मानव की क्रूरता जो है उसकी आलोचना करता है। आयरोनिकल रूप में क्या करता है, वो बताता है कि कैसे इंसान अपने ज़रूरतों के लिए पेड़ों को और जंगलों को काटता जा रहा है, और यह भी दिखाता है कि मनुष्य कितना क्रूर है। उसके बाद क्या है, जाहिर सी बात है कि पोएम में एक पेड़ को कैसे मारा जाए यह बताया गया है, परंतु वास्तव में पेड़ों को न मारने के लिए कवि के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है इस पोएम में। कविता में पोएट गिव पटेल यह भी बताते हैं कि पेड़ों की जो सर्वाइवल पावर होती है वो ह्यूमन से काफ़ी अधिक होती है, उनको आसानी से नहीं मारा जा सकता है। मान लीजिए एक इंसान के ऊपर का मुंडी को हम लोग काट दें, उसके गले से धड़ से अलग कर दें तो इंसान मर जाएगा, लेकिन पेड़ को अगर हम काट देते हैं ऊपर से तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से समझ लिए। उसके बाद है कि उसके टुकड़े कर देने से भी वह नहीं मरता है, उसको मारने के लिए ज़मीन के अंदर से जड़ सहित उसे उखाड़ना पड़ता है, केवल तभी वह मर सकता है। इसको बताने के लिए कवि ने इस पोएम में सार्काज्म और या फिर आयरोनी दोनों चीज़ों का प्रयोग किया है। उन्होंने इस पोएम को नेगेटिव वे में प्रस्तुत किया है, परंतु इसका मीनिंग उन्होंने क्या रखा है, पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, जो हमारा थीम था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टाइटल है ऑन किलिंग अ ट्री, क्या ये जस्टिफाई करता है इस पोएम को कि नहीं, मतलब ये सही है कि नहीं, यहाँ पर उपयोग एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइटल है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं इसको, फिर आपको हिंदी में बताऊँगा। द टाइटल ऑन किलिंग अ ट्री इंडिकेट्स द आयरोनिकल फेट ऑफ अ ट्री। A tree is a generous helper, but the man's selfish greed destroy it. The title is simple and appropriate because it indicates the poem is about the process of killing of tree. The entire poem explain the view that killing a tree is not simple, short and easy process. मतलब क्या हुआ कि यह पोएम जो क्या है बहुत ही क्या है, सिंपल है और सरल भाषा में है। उपयुक्त टाइटल जो है इसका उपयुक्त इसलिए है क्योंकि इस पूरे पोएम में ये बताया गया है कि कैसे एक पेड़ को काटा जाए। हालांकि इसका मीनिंग दूसरा है, लेकिन जो बताया गया है उसी के अनुसार टाइटल को रखा जाता है ना। जो चीज़ पोएम में सबसे ज़्यादा समझ में आती है कि हाँ ये लाइन का रिपीटेशन हुआ है या फिर ये लाइन जो है सबसे ज़्यादा इसमें मतलब जस्टिफाई करता है, इससे यही मैसेज निकलता है इसमें, तो वो उसका टाइटल होता है। तो ये टाइटल इसके लिए एकदम सही है। आगे हम लोग देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। तो लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं? लिटरेरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनका प्रयोग करके कोई भी राइटर या पोएट किसी पोएम को या फिर किसी प्ले को लिखता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको जानना। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए ग्रामर सीखते हैं, समझ लीजिए कि पोएम अगर लिखना हो आपको तो आपको इन सभी लिटरेरी डिवाइसेस को सीखना होगा। और मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीक़ा से हिंदी में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। The literary devices that the poet has used in this poem are as follows। मतलब जो भी यूज़ किए हैं पोएट वो आपके पास सामने ये नीचे लिखे हुए हैं। पहला क्या है, अलिटरेशन, दूसरा है मेटाफोर, तीसरा है इंजॉयमेंट, चौथा है आपका इमेजरी, पांचवा है राइम स्कीम और छठा है पर्सोनिफिकेशन। अब एक एक करके हम इन सब को आसानी से समझते हैं। तो हमारा पहला क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हम लोग पहले समझते हैं। तो इसका मतलब समझिए क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। मतलब कि कोई भी जब सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है 1 2 3 4 आपके वर्ड सीक्वेंस लाइन में होंगे, उसमें का जो बिगिनिंग होगा, स्टार्ट होगा या फिर एंड होगा, ये जो साउंड होता है उसका वो क्या होगा, सेम लेटर से होगा कि वो सेम साउंड करेगा क्रिएट। अब यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। आपका पोएम में जो लाइन है मैंने उसी को लिया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ देखिए ब्लीडिंग बार्क, यहाँ ब्लीडिंग और बार्क जो साउंड है ये दोनों बीबी से आ रहा है। इसमें क्या मिल रहा है हम लोग को, बीबी। तो देखिए ये राइम की तरह क्रिएट कर रहा है और यही आपका क्या है, अलिट्रेशन है। उसके बाद है यहाँ देखिए व्हाइट एंड वेट। व्हाइट एंड वेट का मतलब जो है वो भी देखिए डब्ल्यू का साउंड आ रहा है इसमें। तो ये भी क्या है, ये आपका रिपीटेशन जो है वो अलिट्रेशन को दिखा रहा है, किसी भी चीज़ का रिपीटेशन को दिखा रहा है। अगला क्या है, मेटाफोर। दूसरा लिटरेरी डिवाइस हमारा है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय स्पीकिंग ऑफ वन इन टर्म ऑफ अनदर। मतलब मेटाफोर में क्या बताता है कि किसी दूसरे चीज़ की तुलना हम लोग दूसरे चीज़ से करते हैं। मतलब एक चीज़ यहाँ पर मेरे पास है, उसकी तुलना दूसरा चीज़ से करते हैं। मान लीजिए मैं बोल दूँ कि कोई आदमी बहुत बहादुर है, तो मैं बोलूँगा कि वो तो मैदान का शेर है। मतलब क्या हुआ, मैंने उसको शेर बना दिया, लेकिन वो शेर तो है नहीं, मैं उसको शेर से तुलना कर रहा हूँ। जस्ट यही समझ लीजिए।
तो उसमें क्या है कि एक चीज़ की तुलना दूसरे से होती है। अब ये समझ गए होंगे आप मेटाफोर, तो इसका एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से समझ में आपको आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्लीडिंग बार्क। अब बताइए ब्लीडिंग बार्क, क्या ब्लीड मतलब होता है खून, ब्लीडिंग का मतलब होता है खून का बहना या खून बहाना। तो मैं जो ब्लीडिंग है ये वर्ड क्या पेड़ों में के लिए है? नहीं, पेड़ों से तो सैप निकलता है, तो सैप जो है, जो उनका जो जिसको हम लोग दूध बोलते हैं, वो जो है उसकी तुलना यहाँ ब्लड से की गई है। तो ये क्या हुआ, मेटाफोर के रूप में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अगला है जैसे बार्क, मतलब जैसे हमारा जैसे चमड़ा कट जाता है तो यहाँ पर ब्लड निकलने लगता है, वैसे ही पेड़ों का जब खाल को काट देते हैं हम लोग, उसके जो छाल होता है तो क्या होता है, वहाँ से छाल से दूध या फिर सैप निकलने लगता है। अगला है लेप्रस हाइड। देखिए लेप्रस जो वर्ड है ये क्या है, लेप्रोसी से आया है, जो एक बीमारी है जो इंसान में होती है जब उनका चेहरा का जो या फिर शरीर का जो त्वचा होता है उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और वो डल दिखने लगता है, तो लेप्रोसी हो जाती है ना। तो लेप्रोस क्या पेड़ों में होता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो इंसान में होता है, लेकिन उसको क्या है मेटाफोर के रूप में यूज़ किया गया है। पेड़ों में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब पेड़ बड़े होते हैं तो हर साल क्या होता है, उससे भी एक खाल उतरती है। जैसे एक सांप का क्या होता है, एक जो खाल होता है वो उतरते आता है, तो पेड़ों से छाल जो होती है वो उतरती है और पेड़ फिर से क्या होता है, वहाँ पर नया थोड़ा मोटा होता जाता है और बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे अपना खाल को उतारते आता है, छाल को उतारते जाता है, और इस तरह से क्या होता है कि वो और यंग होते जाता है और सुंदर होते जाता है। तो यहाँ पर ऐसे इंसानों के जैसे इसको तुलना करके दिखाया गया है मेटाफोर के रूप में। अगला क्या है कि अगला हमारा है इंजैममेंट। इंजैममेंट में क्या होता है, देखिए इंजैबमेंट लिखा हुआ, लेकिन नहीं, कभी भी इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि बी से एम से पहले अगर बी आता है तो हम लोग बी को नहीं प्रोनाउंस करते हैं, तो ये इंजैममेंट है। तो इसमें क्या है कि इसको समझिए, व्हेन सेंटेंस रन इनटू द नेक्स्ट लाइन विथ नो पंक्चुएशन और पॉज बिटवीन देम। अब जाहिर सी बात है समझ में नहीं आएगा मैंने बोला क्या, लेकिन जब मैं इसको समझाऊंगा तो समझाए क्या बोल रहा है कि एक ही सेंटेंस है, वो बिना खत्म हुए दूसरे सेंटेंस में क्या होता है, उस पर चला आता है दूसरे सेंटेंस में, और दूसरा सेंटेंस तीसरे सेंटेंस में। इस तरह से जब होता है तो कोई भी पंक्चुएशन मार्क, मतलब कोई फुल स्टॉप नहीं दिया, दूसरा नया लाइन स्टार्ट हो गया और उसका आधा मीनिंग दूसरे सेंटेंस में मिलता है। जैसे अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग आपके पोएम का जो लाइन है उससे ही, कि राइजिंग आउट ऑफ इट। देखिए राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब वो निकलता है, कहीं से तो निकलता होगा, पोएम में जब समझाऊंगा तो बता दूंगा कि वो हाँ पृथ्वी से निकल रहा है पेड़, उसके बारे में बताया गया है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, तो ये फीडिंग जो वर्ड है वो पहले वाला में ही है, राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर। अब देखिए इसको पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तक का मीनिंग एक साथ निकल रहा है, लेकिन फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट का मतलब होता है उसके जमीन पर क्या है वो आता है, उसके जमीन से ही, क्रस्ट से ही क्या करता है वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, पेड़ पौधे क्या होते हैं बड़े होते हैं, तो ये लाइन यहाँ पर है अब्जॉर्बिंग। अब देखिए अब्जॉर्बिंग यहाँ पर है सेकंड लाइन में, लेकिन इसका मीनिंग थर्ड लाइन से जुड़ा हुआ है और ये थर्ड लाइन से जुड़ा हुआ है ना। तो ईयर्स ऑफ सनलाइट एंड वाटर, तो ये आपका होता है इंजैममेंट। उसके बाद है इमेजरी। तो इस पोएम में पोएट ने किस टाइप की इमेजरी को प्रस्तुत किया है और इमेजरी होती क्या है आखिर, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है और इसमें होता क्या है, तो इट इज़ द लिटरेरी टर्म यूज फॉर लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्शन दैट अपीयर्स टू आवर फाइव सेंसेस। मतलब जो हम अपने फाइव सेंसेस जिसको हम लोग कहते हैं ना कि आँख है, त्वचा है, नाक है, उसके बाद आपका स्मेल नाक से कर लेते हैं, आँख से देख लेते हैं, त्वचा से आप किसी को स्पर्श होता है तो समझ लेते हैं, है ना। तो ये सब हमारे क्या है सेंसेस पर काम करते हैं, देखना आँख से आपका करते हैं, कोई छूता है आपको तो उसको स्पर्श पर समझ में आता है। तो उसी तरह से जब किसी पोएम को देख करके कुछ समझ में आए कि हाँ उसको किससे रिलेट किया गया है, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग कि ये पोएम में इमेजरी के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पर ग्रोथ ऑफ द ट्रीज बाय कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ। देखिए जैसे एक इंसान का बच्चा को क्या होता है कि जन्म हुआ, धीरे धीरे क्या होता है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है। न्यूट्रिएंट्स वर्ड जो है ये भी किससे, माँ से उसको दूध मिलता है, कुछ और भी खाता है, जिससे क्या होता है वो बड़ा होता है, न्यूट्रिएंट्स लेकर के वो खुद को बड़ा करता है। उस तरह से इसमें भी क्या दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एक पौधा जो है एक बीज से निकलता है अंकुर होकर के, उसके बाद कैसे वो पौधा से पेड़ में बदलता है न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, पृथ्वी से सन से लाइट को लेकर के, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। तो इस तरह का इमेजरी का यूज़ किया गया है इसमें। अब अगला जो है उसको हम लोग समझते हैं कि हमारे जो 5 नंबर है वो है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या होता है, राइम स्कीम आपने अगर नहीं जाना होगा तो समझ लीजिए राइम का मतलब होता है जिसमें म्यूजिकल साउंड आए। आप कभी भी गाने सुनते हैं तो उसमें म्यूजिकल साउंड क्यों आता है, क्योंकि लास्ट में जो खत्म होता है तो उसमें सब में मिलते रहता है लाइन। तो इसमें क्या है समझते हैं पहले इसको हम लोग अपना ग्रामेटिकल टर्म है और उसके बाद समझेंगे ईजी वे में। क्या है रिपीटेशन है, ये क्या है, ये थोड़ा मिस्टेक कारण यहाँ लिखा गया है रिपीटेशन दैट इट्स क्या है, इट्स अ रिपीटेशन दैट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ पोएट्री टू क्रिएट म्यूजिकल साउंड। मतलब कि किसी भी पोएट्री का लाइन का अंत में इसको मतलब क्या होता है जुड़ कैसे कुछ ऐसे वर्ड्स को लगाते हैं जो एक जैसे मिलते हैं जुलते हैं, उनके साउंड आते हैं, है ना।
अब देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ आपको देख करके। देयर इज़ नो राइम स्कीम इन दिस पोएम बिकॉज इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स। अब इसमें ये मॉडर्न पोएम है, तो इसमें पोएम के लिए क्या होता है, अभी के टाइम में पोएम लिखना आसान है, समझ सकते हैं आप, क्योंकि अभी जरूरी नहीं कि आप राइम स्कीम को फॉलो करिएगा तभी आपका वो पोएम कहलाएगा, लेकिन पहले टाइम में क्या होता था कि आपको राइम स्कीम डालना ही पड़ेगा तभी वो पोएम कहा जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा कोई भी सॉन्ग, तो आप उसको सुनिएगा, देखिएगा लास्ट में क्या मिलेगा कि वो जो वर्ड्स हैं वैसे सेम आते हैं। अब आगे समझते हैं हम लोग। राइम स्कीम इसमें है ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं, बताना नहीं पड़ेगा, नहीं तुमको बताना पड़ता है किस राइम स्कीम पर लिखा हुआ है। पर्सोनिफिकेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है हम लोग को, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन के थ्रू ही हमें समझ में आती है कि किससे तुलना की गई है। तो यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ को जब हम लोग ह्यूमन के जैसा गुण दे देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है, मतलब पर्सन के जैसे उसके ट्रेट बताए गए हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग समझते हैं, गिविंग अ ह्यूमन ट्रेट टू समथिंग नॉन ह्यूमन, मतलब कि कोई नॉन ऐसा चीज़ है जो ह्यूमन नहीं है उसको हम लोग ह्यूमन का गुण देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी जो है वो माता है। क्यों भाई पृथ्वी माता क्यों है? क्योंकि वो भी जन्म देने का काम करती है और एक माता भी जन्म देने का काम करती है। उसी तरह से यहाँ पर ह्यूमन ट्रेट किसको दिया गया है? पेड़ पौधों को, कैसे ये जन्म लेते हैं और कैसे बढ़ते हैं और मर जाते हैं, लास्ट में इनको भी काट दिया जाता है या फिर सूख के मर जाते हैं। जैसे एक इंसान जो है वो जन्म लेता है, बड़ा होता है न्यूट्रिएंट्स लेकर के, उसके बाद खा करके, उसके बाद क्या होता है वो मर जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट हो रहा है। दूसरे पार्ट को मैं जल्द ही डालूंगा और उसमें मैं आपको समझाऊंगा हर लाइन का एकदम ईजी वे में मीनिंग को, जिससे कि क्या हो कि ये पोएम पूरी तरह से आपके लिए आसान हो जाए और क्लियर हो जाए और इससे आने वाले हर क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली पोएम में, अगले पार्ट में।